रिविट एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। आपके पास एक आर्किटेक्चर के द्वारा बिल्डिंग मिलेगी। एक सेकंड जरा इसको मैं बंद करूं। हाँ। आपको एक आर्किटेक्चर के द्वारा बिल्डिंग मिलेगी, 3D मॉडल ऑफ बिल्डिंग। आपको उस बिल्डिंग के अंदर आपको वर्क करना है मैकेनिकल का। मैकेनिकल मतलब सेंट्रल एसी जो एचवीएसी होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। इलेक्ट्रिकल का मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन जाएगी, स्विचेस जाएंगे, एरिया के हिसाब से कितनी नंबर ऑफ लाइट जाएंगी। और दूसरा प्लम्बिंग। प्लम्बिंग मतलब आपका जो पंप जाएगा, पंप की क्या पावर रहेगी, कितना एचपी का रहेगा, हेड प्रेशर का। ऊपर से स्टोरेज टैंक कितना जाएगा, पूरी सिस्टम डिजाइन करना, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का, क्लोजेट सिंक वगैरह में कनेक्शन करना और पूरा इस तरह पूरा एक सिस्टम तैयार करना। तो हम तीन चीजें पढ़ते हैं एमईपी के अंदर। सॉफ्टवेयर हम रिविट का यूज करते हैं इसके लिए, रिविट एमईपी हम लोग यूज कर रहे हैं। एचवीएसी का जो वर्क है, सिंपल सी बात, इसको ऑटोकैड पे भी किया जाता है, लेकिन रिविट एमईपी के फायदा ये है कि ये 3D मॉडल पे हमें रियल टाइम में दिखता है। अब 3D मॉडल में दिखता है तो चीजें जो हम कर रहे हैं वो रियल टाइम में आसान रहती हैं करना। दूसरी अच्छी बात ये रहती है, 3D मॉडल है तो वॉल्यूम कैलकुलेशन हो जाता है इसमें। वॉल्यूम कैलकुलेशन का मतलब है कि अभी चीजें दिखाता हूँ मैं सॉफ्टवेयर पे। वहां पे हम बिल्डिंग को ये बता सकते हैं कि बिल्डिंग किस लोकेशन पे, जिससे कितनी कूलिंग चाहिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वेदर कंडीशन के हिसाब से, वो भी ये बता देता है रिविट सॉफ्टवेयर। सिंस ये 3D मॉडल है इसलिए ये सब चीजें इसमें और अच्छी हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मैकेनिकल वाला। इसमें हम लोग के क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं, डिफ्यूजर्स वगैरह होता है। ये जितने भी कंपोनेंट इसमें दिख रहे हैं, डक्ट हो गया, डिफ्यूजर हो गया, ये हमें बनाने नहीं है, ये इसमें पहले से बने बनाए हैं रिविट एमईपी के अंदर। उसके अंदर ये चीजें इंसर्ट करानी है, बस हमें यहाँ पे फ्लो सेट करना होता है कि जो डिफ्यूजर लगा है, ये टर्मिनल या डिफ्यूजर कितने फ्लो का रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हीटिंग एंड कूलिंग लोड के बाद। एक हम लोग लोड रिपोर्ट निकालते हैं सॉफ्टवेयर पे, कैसी निकलती है वो भी दिखाता हूं अभी, जिससे हमें पूरी बिल्डिंग की एक डिटेल व्यू मिल जाएगी। जनवरी से लेके दिसंबर एंड तक कितनी, अगर कूलिंग करना है तो कितना कूल एयर चाहिए, अगर हीटिंग करना है तो कितना हीटिंग लोड चाहिए, ये सब पता चल जाता है उस रिपोर्ट में। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे का काम करते हैं, मतलब एयर टर्मिनल लगाते हैं, कितने नंबर ऑफ एयर टर्मिनल, एक का फ्लो अगर 250 है तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट 900 की है तो उसी से हम लोग डिवाइड करके पता लगा लेंगे कितने नंबर ऑफ आ रहे हैं, ये सब चीजें। फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे साइकिल्स होती हैं, ये चिलर साइकिल है। एचवीएसी के केस में हमें जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं उस दौरान हमारे पास दो मेन साइकिल हैं, लेकिन अब तो बहुत सारी हैं। जितनी भी साइकिल होती हैं उसका एक हम लोग ब्रीफ में इंट्रो देखेंगे। जैसे एक होती है वाटर कूल्ड साइकिल, इसके कंपोनेंट अलग है, प्रोसेस बाकी सब सेम होता है, इसमें भी डक्ट लगती है, इसमें भी वो लगता है आपका एयर टर्मिनल, लेकिन जो कूल एयर बनेगी उसका बनाने का तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है या साइकिल है वो कुछ इस तरीके से लगती है, जिसमें ये सब कंपोनेंट आपको मिलेंगे। वही अगर बात करें एयर कूल्ड, जो कि वाइडली यूज होती है, क्योंकि इसमें हमें एक, देखिए कूल्ड वाला पुराने यूज करते थे, उस दौरान हमें एक कूलिंग टॉवर लगाना पड़ता था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये कूल करता था। लेकिन एयर कूल्ड में ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ता, वो रेफ्रिजरेंट का यूज करता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन अब इसको भी रिप्लेस करके एक और कई सारे आ गए हैं, जैसे कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वालों का वीआरएफ सिस्टम आ गया है। वीआरएफ मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, उसके अंदर ये भी सिस्टम नहीं होता और ये कॉम्प्लेक्स कर दिया, मतलब और छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो अब सीधे जरा सॉफ्टवेयर पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो भाई ये एक बिल्डिंग हमें मिलेगी, आर्किटेक्चर से मिली, इसको जरा मैं पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं। ये बिल्डिंग नहीं आपको बनानी है, रिविट एमईपी के अंदर हम लोग केवल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग का काम करेंगे उस ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर। वो बिल्डिंग आर्किटेक्चर हमें बना के देगा। आपको अगर सीखना है तो ये भी सीख सकते हैं रिविट आर्किटेक्चर, लेकिन वो फिर एक दूसरा कोर्स है। इस कोर्स में हम लोग आर्किटेक्चर के रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, केवल जो बनी बनाई बिल्डिंग होगी उसी पे अपना काम करेंगे। अगर आपको दोनों सीखने हैं तो वो फिर 2 महीने का कोर्स हो जाएगा, जिसमें 1 मंथ में सीखेंगे बिल्डिंग कैसे बनानी है और उसके अगले मंथ में सीखेंगे कैसे इस पे काम करना है। अब जैसे मैंने पूरी बिल्डिंग को एक्सपेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर से हमें बिल्डिंग मिली, ये एक कमर्शियल बिल्डिंग। सिंस ये जो काम होता है एचवीएसी का या सेंट्रल एसी का, ये कमर्शियल बिल्डिंग पे होता है। घरों में हम लोग के वो जो स्प्लिट सिस्टम वाले एसी लगते हैं, जिसका एक हम लोग का इंडोर यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट जो बाहर हीट को रिजेक्ट करती है, उसी से काम चल जाता है। टन्स के बेसिस पे हम लोग खरीदते हैं एक रूम का।
लेकिन इनमें अगर लगाने बैठ जाएं तो यहाँ पे 500-600 तो रूम होते हैं। अगर उसमें हम लोग ये स्प्लिट सिस्टम लगाने लग जाएं तो इतने ज़्यादा एसी हो जाएंगे, साथ ही साथ इतने ज़्यादा आपके आउटडोर यूनिट हो जाएंगे कि वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने। देखिए, पहली चीज़ तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी स्प्लिट सिस्टम में क्योंकि इतने एसी लगने के बाद उसका मेंटेनेंस चार्ज, दूसरा आउटडोर यूनिट इतने सारे लगाने पड़ेंगे, छत उसी से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल सिस्टम में हम लोग ये सेंट्रल एसी या एचवीएसी का लगाते हैं, जिससे हमारा जो काम हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक उसके बेसिस पे भी सही हो जाता है। उसके बेसिस का मतलब कि आपका मेंटेनेंस सिस्टम के बेसिस पे भी, और दूसरा जो आपको मेन रिक्वायरमेंट है कूलिंग एयर की वो अच्छी से मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे ये बिल्डिंग मैं देख रहा हूँ, ये बिल्डिंग पूरा एंड प्रोजेक्ट है जो हम लोग सीखेंगे। पूरा स्टार्टिंग करेंगे ब्लैंक बिल्डिंग से। तो पहली चीज जो मैंने बताई, हम लोग निकालते हैं इसमें हीटिंग एंड कूलिंग लोड, वो निकालेंगे एनालाइज के अंदर जाके। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है हीटिंग एंड कूलिंग लोड निकालने का। हम इस पे क्लिक करें, अब देखिए एक डिटेल ओपन हुई। अब इसी डिटेल में हम लोग इनपुट करते हैं बिल्डिंग का सारी डिटेल। क्या क्या डिटेल? पहली डिटेल की बिल्डिंग क्या है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई स्पोर्ट्स क्लब है, आपका कोई मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि हर बिल्डिंग के टाइप के अकॉर्डिंग भी कितनी एयर आएगी वो भी रिक्वायर्ड है। अगर एयर बहुत ज़्यादा कूल चाहिए तो हमें बिल्डिंग का टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। एसी और उस केस में ये जैसे आपका आया स्कूल और यूनिवर्सिटी, मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी सेट कर दिया क्योंकि बिल्डिंग मुझे पता है जो आर्किटेक्चर से मिली है स्कूल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग के टाइप बहुत सारे हैं। जो बिल्डिंग हो वो लगाएं क्योंकि उसके बेसिस पे उतनी कूलिंग एयर उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये अपने आप ही सेट कर देता है। फिर जो मैंने बताया कि यहाँ पे किस लोकेशन पे है, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किस लोकेशन पे, उस बेसिस पे भी तो कूलिंग लोड रिक्वायर्ड होगा। अगर ये राजस्थान में है तो वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग लोड चाहिए। अगर यही चीज़ आपका कहीं और है, मान लीजिए दिल्ली में या कहीं एक आपके साउथ एरिया में जहाँ पे आपका वेदर कंडीशन इतना नहीं रहता है, तो उस दौरान कम चाहिए। अब वो कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बटन मिलेगी, इस पर क्लिक करके आपका गूगल मैप खुल जाता है। अब इस गूगल मैप में ये बिल्डिंग की लोकेशन जहां मैं सेट कर दूं, ये वहीं की पूरी वेदर रिपोर्ट उठा लेगा। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे इस समय मैंने सेट किया है दिल्ली इंडिया। क्यों सेट किया है? अगर मैं इसको उठा के मान लीजिए गाजियाबाद रख दूं, नोएडा रख दूं, कहीं भी और जगह रख दूं, मान लीजिए गुरुग्राम रख दिया। अब गुरुग्राम रखने पे वेदर पे जाइए तो यहाँ पे देखिए गुरुग्राम का वेदर स्टेशन उठा रहा है। अभी पास में तो दिल्ली का, इसलिए दिल्ली को उठा रहा है। और दूर चले जाते हैं, जैसे जूम आउट करके मान लीजिए मैं थोड़ा साउथ एरिया में आ जाता हूँ, पूरा गूगल मैप है और इसको मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया। अब मेरी लोकेशन ये है। अब मैं जरा वेदर पे जाता हूँ, एज वी कैन सी क्लोजेस्ट वेदर स्टेशन वहाँ का है, कर्नल करके वहाँ का उठा रहा है, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस जगह क्या वेदर रहता है, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कितनी कूलिंग एयर या वो चाहिए। उसके बेसिस पे फिर जाते हैं हम लोग एक एक बिल्डिंग के स्पेस पे, मतलब रूम पे। ये स्पेस होते हैं, जोन होते हैं। जोन मतलब एक जोन के अंदर कई सारे रूम होते हैं। दिखाना चाहूंगा जरा इसको हटा के। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज वन स्पेस, मतलब रूम। एक जोन के अंदर इतने रूम आ रहे हैं। अब जोन क्यों बनाई जाती है? देखिए क्या होता है कि हम पूरी कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर सकते, तो हम जोन्स बनाते हैं। जोन में हम वीएवी रखते हैं। वीएवी एक होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जो ये डिसाइड करता है कितनी एयर चाहिए कहाँ पे। क्योंकि जो सिस्टम है, ये सिस्टम वो तो इनफाइनाइट एयर बनाता जा रहा है। अगर हमें डिसाइड नहीं किया या ये बताया नहीं कितनी एयर रिक्वायरमेंट है, तो एयर बनती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी, वो वेस्टेज होगा, एनर्जी का भी, साथ में एयर का भी, और कोई फायदा नहीं। इस वजह से हम पूरी जोन बनाते हैं। जोन में रखते हैं वीएवी। वीएवी मतलब वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जिसमें लगा होता है सेंसर। वो सेंसर ये पता करता है कि इस पूरे जोन में कितनी एयर चाहिए, तो जो एयर आ रही है केवल उतनी एयर जाएगी, उससे ज्यादा जाएगी नहीं। इस वजह से ये सब करते हैं। उसके बाद फिर हर एक रूम को हम स्पेसिफाइड करते हैं कि टाइप क्या है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला यूज कर रहा है। देखिए ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं। आपकी एक बुक आती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड सोसाइटी फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एसरे की बुक। उस एसरे की बुक में ये सारे फॉर्मूले होते हैं। यही फॉर्मूले का रिविट एमईपी में पहले से लग के आए हैं। यहाँ पे एसरे पे जाइए, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन में पूरे फॉर्मूले ही हैं जो मैं यहाँ पे
कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले हमें नहीं लगाने क्योंकि ये रिविट सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्टॉल है। कैसे? स्पेस टाइप अगर मैं यहाँ पे कोई क्लिक करूँ तो जरा ध्यान से देखिए, अगर स्पेस टाइप होता है आपका ऑडियंस या सीटिंग रूम, दिख रहा है? ये सब इसने पहले से रखा है, मैंने तो नहीं किया, ये सब पहले से। एसरे की बुक में ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू एक एक टेबल पे बनी होती है, वहां से हम लोग पहले उठाते थे, फिर कैलकुलेट करते थे फॉर्मूला में, फिर पता चलता था कितनी एयर चाहिए। लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, केवल हम यहाँ पे टाइप रखेंगे डाइनिंग एरिया, हमें पता चल जाएगा पर पर्सन कितनी का स्पेस ले रहा है, कितनी गेन कर रहा है लोड के हिसाब से पर्सन, और कितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी, लाइट कब से कब तक जलेगी। इससे ये भी पता चल जाता है कि आपका हीटिंग लोड अकॉर्डिंग टू लाइट के बेसिस पे कितना आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोड भी कहीं ना कहीं कुछ हीट को रिलीज करेगा जो हमारा कहीं ना कहीं उसको रूम को गर्म करेगी, तो उसको ठंडा करने के लिए भी ये सब चीजें, ये सारे फॉर्मूले हमें लगाने नहीं है, हमें केवल सेट करना है। और यही पूरा करने के बाद हमें पूरी एक रिपोर्ट मिलेगी इस पूरी बिल्डिंग की, दिखाता हूं एट द एंड में। इसी बिल्डिंग की रिपोर्ट निकालने के बाद हम आगे काम स्टार्ट करते हैं, इसे कहते हैं लोड रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट दिख रही है, प्रोजेक्ट मैंने निकाला 10 अप्रैल को स्टैंडर्ड, और ये स्कूल यूनिवर्सिटी का है, लोकेशन सेट होगी जहां की मैंने सेट की है। नीचे आने पे देखिए मुझे यहाँ पे मिलेगा हर एक जोन के अंदर ये सब पूरी जोन, मतलब मटेरियल भी यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि मटेरियल के बेसिस पे भी तो ये आएगा ना कितनी हीट ट्रांसफर रेट है। इसलिए जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उसका मटेरियल भी देते हैं, वो दिखाया नहीं मैंने, दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है आपको। मान लीजिए इस पे आता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से सेट है, जो भी फॉर्मूला हम लोग थ्योरेटिकली लगाते वो सब पहले से, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये चीज बतानी है असल में है क्या। अब ये जो चीज थी जैसे कि आपका स्कीमेटिक टाइप, इसमें हम बिल्डिंग की सारे मटेरियल स्पेसिफाई करते हैं, बिल्डिंग में कौन से मटेरियल लगे हैं, क्योंकि बिल्डिंग में अगर ऐसे मटेरियल लगे हैं जो कि रूम को थोड़ा सा मतलब बाहर की जो हीट है उसको अंदर आने से रोकते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, इतनी कम एयर चाहिए या कितनी ज्यादा एयर चाहिए, तो ये चीज भी हम यहाँ पे रखते हैं। क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, जिससे वो ये पता करता है कि कितनी हीट को पास करेगा या कितनी हीट पास नहीं करेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं रूफ के मटेरियल कंक्रीट का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इतना है, वही अगर ये बन जाए वुड तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कुछ और है। तो ये चीज रखने के बाद एक एक्यूरेट रिपोर्ट निकलती है, जो हमारी बिल्कुल सही रिपोर्ट है, जो हम मैनुअली पहले निकालते थे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जरा दिखाता हूं, यहाँ पे रिपोर्ट निकली स्पेस बी के अंदर, हाँ जोन ए के अंदर 111 लॉन्ज नंबर के अंदर मैं क्लिक करूं तो मुझे इसके अंदर रूम की सारी डिटेल मिली, इसका एरिया कितना है, वॉल कितनी है, कौन सा मटेरियल लिया है। अब यहाँ पे मुझे अगर इसको कूल करना है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, पीक कूलिंग एयर फ्लो कितना चाहिए, अगर उसको हीट करना है तो उस केसेस में हीटिंग एयर फ्लो कितना चाहिए। कूल करने के लिए हमें इतनी रेयर चाहिए इस 111 लॉन्च को करने के लिए, कितनी 273, तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मैं जाऊं एंट्री लेवल 111 पे, जो कि मैं यहाँ पे जाता हूं फ्लोर प्लान पे, सॉरी फ्लोर प्लान नहीं सीलिंग प्लान पे आपकी डक्ट दिखेंगी, वहां पे जाता हूँ, क्योंकि ये जो डक्ट लगा रहे हैं हम सस्पेंडेड सीलिंग पे लगा रहे हैं, सस्पेंडेड सीलिंग पे ही सारे काम होते हैं और उसी के अंदर पूरी आपकी डक्ट जाएगी जो भी है ये। तो आप देख सकते हैं 111 लॉन्च, आपका लॉन्च की बात थी ना, कहाँ गया ये शायद था, इसमें इतनी रिक्वायरमेंट थी एयर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, या इसका एक जनरल देख लेते हैं ना, ये वाला क्या नाम है इसका, कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है 552। हमने जो 2 डक्ट लगाई हैं, मतलब एयर टर्मिनल लगाया है, उसके बेसिस पे कितनी पूरी हो रही है 520। तो अगर इतना चल जाता है, अगर तब भी आप नहीं करना चाहते, एग्जैक्ट चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करिए और इसका फ्लो बढ़ा दीजिए, कम से कम मैं 300 कर देता हूँ। 300 करते ही आप देख सकते हैं फ्लो आपका बराबर हो जाएगा, दिख रहा है अब सही हो चुका है। ये 552 रिक्वायरमेंट थी, हमने कितनी लगाई 560, क्योंकि मैंने इसका बढ़ा दिया ना फ्लो। तो हमने यहां से देखा कि भाई इस तरीके से फ्लो हम चेंज करते हैं। जरा इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूं, जिसमें पूरा कनेक्शन है टॉप व्यू पे। ये है वीएवी, जिसको मैं बता रहा था, जहां पे सेंसर लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस जोन में कितनी एयर चाहिए। अगर इसको वीएवी को देखो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जरा इसका डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा।
वीएवी दिखने में कुछ ऐसी होती है। ये सब कंपोनेंट है, आपको डिटेल नॉलेज जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा किस कंपोनेंट का क्या यूज होता है। देखने में बात करूं तो ये है वीएवी आपकी, ये वीएवी है जिसमें ये सब सेंसर लगे हैं। दिस वन एक्चुएटर, कंट्रोलर, रीहीटर। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है पैरेलल, एक होती है सीरीज। तो हम लोग अब जो यूज करते हैं वो पैरेलल फैन यूज करते हैं। पैरेलल फैन में क्या होता है कि जो आपका जो रिटर्न हीट आ रही होती है उसको भी यूटिलाइज करके कोल्ड कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वही है वीएवी। कायदे से यहाँ नहीं आपका, जैसे ये देखिए वीएवी बॉक्स लगा है। वीएवी बॉक्स के थ्रू पहले ये जो ये एएचयू है, एएचयू मतलब मेन सप्लाई, जहां से एयर बन रही है, मेन डक्ट के थ्रू वीएवी में जाती है और फिर रूम में जाती है। यही चीज हम लोगों ने इसमें करी है। ये वीएवी है, मेन डक्ट, मेन सप्लाई लाइन अभी दिखा रहा हूँ सबसे ऊपर है। यहाँ पे हमने लगाई कितनी, 4 एयर टर्मिनल। किस बेसिस पे, हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 970 की, तो उस बेसिस पे मैंने 4 लगाई, आपका 980 पूरा हो गया, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये जो डक्ट लगाई इसका कनेक्शन किया। कनेक्शन में डक्ट लगाने के दौरान हमें साइज देना पड़ता है। हम ऐसे ही नहीं डक्ट लगा सकते, किसी भी साइज की डक्ट लगा दे, क्योंकि ये एयर को फ्लो करेगा। एयर मतलब फ्लूड, फ्लूड जब फ्लो करेगा तो उसके बेसिस पे डक्ट मोटी होगी, डक्ट छोटी होगी, साइज कम ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लूड कितना तेजी से बहेगा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना आपने साइज रखा है। तो ये साइज भी आप नहीं करते हैं, ये अपने आप कर देता है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डक्ट को और ऐड कर दिया। अभी इसका जो साइज है करंटली 350 बाय 350 है। मैंने क्या किया, एक डक्ट को मतलब एक एयर टर्मिनल और लगा देता हूं। मान लीजिए इसी का सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका जो फ्लोर है वो नापे एंट्री लेवल से, वो मैंने यहाँ पे लग दी। बस ऐसे ही मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे साइज ये अपने आप अपडेट कर देता है। तो ये चीज पहले हम कैलकुलेट करते थे कितने बाय कितने की डक्ट जाए, इस बार ये तुरंत ही करके दे देता है। हम लोग डक्ट पे जाते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक, हमने जोड़ दी डक्ट। अब साइज तो बदला नहीं, क्योंकि हमें इसको बताना पड़ेगा अपडेट हुआ है। कैसे अपडेट हुआ है, सेलेक्ट करिए पूरी ब्रांच को, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा डक्ट एंड पाइप साइजिंग का। इस पे क्लिक करिए और कहिए कि वेलोसिटी कितनी है डक्ट की। ये अपने आप वेलोसिटी मैंने सेट करी है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एयर आ रही है। तो उसके बेसिस पे अभी देखिए जो साइज है 350 बाय 350 था, इसको ओके कर देता हूं। आप देखेंगे साइज चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक और एयर टर्मिनल लग चुका है। इसका मतलब फ्लो बढ़ चुका है, इस वजह से साइज ये बढ़ा देगा। अब आप देख सकते हैं 425 बाय 425, ये मैंने नहीं किया, इसने अपने आप किया, बिकॉज फ्लो बढ़ गया, इसका मतलब डक्ट और मोटी जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन हम इसमें अपने आप कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें मैनुअली कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आता है ये, लेकिन रिविट एमएपी हमें खुद दे देता है। एट द एंड में 3D में दिखाता हूं आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दिस वन, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, दिस इज एयर कूल्ड चिलर सिस्टम बनाया गया है। ये दिस इज योर चिलर, दिस इज योर पंप, पंप से होते हुए एएचयू पे जाएगा। दिस इज योर एएचयू, एएचयू मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। ये पूरी साइकिल कंप्लीट की है ऊपर, जिससे आपकी एयर बन के आ रही है, ठीक है, ये एयर बन के आ रही है। ये एयर जो बन के आई, यहां से मेन डक्ट हमने बिछाई, यहाँ पे ये मेन डक्ट है, दिस इज योर मेन डक्ट। ये मेन डक्ट आपकी गई इसी के अंदर, ठीक, मेन डक्ट जो गई इसी के अंदर, और वीएवी के थ्रू सभी ब्रांचेस में ट्रांसफर हो गई। तो ये सब जो हम करते हैं वो करते हैं मैकेनिकल के अंदर, एचवीएसी के अंदर, ठीक है। फिर बात जो आती है प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग में क्या करते हैं, प्लम्बिंग में हम लोग रखते हैं सबसे पहले स्टोरेज टैंक। ये रखा भाई स्टोरेज टैंक, इसे एक ही बिल्डिंग में सारे काम होते हैं, इसीलिए एक ही बिल्डिंग में किया है। और फिर स्टोरेज टैंक से स्टोर करने के लिए वाटर हमें लगाना पड़ेगा एक पंप, ठीक है। तो ये हमने लगाया पंप। अब पंप का साइज क्या होगा ये भी डिफाइन कराया जा सकता है, इसी में फॉर्मूला इसका भी होता है। तो बाहर से वाटर आ रहा है, पंप के थ्रू गया, ये गया आपके स्टोरेज टैंक में यहाँ पे। अब इसी स्टोरेज टैंक से वाटर सप्लाई हुई नीचे, कहाँ पे, जितने भी आपके जहां जहां जाना था। ये आपका एक टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम एरिया, जहां पे आप देख सकते हैं कि भाई इस समय वाटर जा रहा है कहाँ पे, ये सिंक्स में, ये सब नीचे पाइपलाइन, और जा रहा है यूरिनल्स में।
ये मेंस टॉयलेट है, तो यहाँ पे यूरिनल्स भी है, ये देखिए यूरिनल्स में जा रहा है, और यहाँ पे क्लोजेट पे जा रहा है, दिस इज क्लोजेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी पाइपलाइन भी कर दी। अब पाइप कितना सही है कि नहीं, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो उसकी भी कैलकुलेशन है। आप इसको सेलेक्ट करके स्लोप करके ग्रेविटी चेक करिएगा। अगर ये एरर देता है तो इसका मतलब गलत है, अगर एरर नहीं देता है तो इसका मतलब सही है। तो ये सारी चीजें 3D में हमें तुरंत बता दे रहा है। इसी कैलकुलेशन के सारी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने पाइप लगेंगे, उसके बाद पता कर सकते हैं क्या मटेरियल लगेगा, मटेरियल के बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को करने में कितना कॉस्ट आएगा, ये पूरी चीज पता हो जाएगी इसी एक सॉफ्टवेयर से। एट द एंड में हमारे पास बचता है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल है, एक सेकंड दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका दिखा दे रहा हूं। नहीं ये भी नहीं, ये है, हाँ ये फिर बचता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, ये लाइट लगाते हैं। ये दिख रही है आपको, 3D में दिखाता हूं जरा इसको। हम लोग ने यहाँ पे लाइट्स लगाई है। लाइट्स केवल देखने भर की नहीं है, बकायदा उसका एक पावर रिक्वायरमेंट है। इस पे क्लिक करूं, अगर इसके एडिट टाइप पे जाऊं तो यहाँ पे बताएगा ये जो लाइट लगी है इसका कितना वोल्टेज है, साथ साथ नीचे आने पे हमें बताएगा ये कितने वॉट की है, साथ साथ एफिकेसी कितनी है। बिकॉज ये सब फॉर्मूला यूज करके, मतलब ये सब इनपुट यूज करके हम एक फॉर्मूले पे लगाते हैं और ये पता करते हैं कि इस एरिया के हिसाब से कितनी लाइटें आनी चाहिए। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे पता चला कम से कम 10 लाइटें आनी चाहिए इस एरिया के हिसाब से। और उसी को अगर हम लोग ने जब देखा तो लाइटें तो हमने लगा ली, ये लाइटें हमने लगा ली, ये सब लाइटें हैं कैफेटेरिया में लगी हैं, ये सब लाइट, ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स। अब लाइटें लगाने के बाद हम लोग स्विच से इसको कनेक्ट करते हैं। ये भी डिफाइन करते हैं कि किस स्विच से कौन सी लाइट जलेगी, क्योंकि अगर एक ही स्विच से पूरे कैफेटेरिया की लाइट खोल दी तो वो तो एनर्जी वेस्टेज है। क्योंकि भाई हमने एक खोला, पता चले केवल 2 लोग पीछे बैठे हैं, तो हमारा ये वेस्ट होगी एनर्जी। तो इस वजह से हम डिफाइन करते हैं कि भाई इस 2 लाइटें इस वाले स्विच से जुड़े, ये 2 लाइटें इस वाले स्विच से जलें, ये 2 लाइटें इस वाले स्विच से जलें, ये 2 लाइटें इस वाले स्विच से जलें, इस तरीके से। और एट द एंड में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब एमसीबी बोर्ड या पावर पैनल। वो एमसीबी बोर्ड 3D में दिखाता हूँ। एमसीबी बोर्ड ये गया है आपका, ये एमसीबी बोर्ड है। इस एमसीबी बोर्ड से आपकी ये गई है कॉन्डक्ट, मतलब पीवीसी पाइप्स केबल ट्रे के होते हुए, और वो केबल ट्रे आपका जंक्शन बॉक्स से होते हुए पूरी वायरिंग दिखा दे रहा है। ये 3D वायरिंग है, 2D भी देख सकते हैं आप, 2D यहाँ पे दिख रही है। दिस इज योर 2D वायरिंग, जिसमें आपकी ये पूरी वायरिंग इस तरह होते हुए कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है आपकी लाइटिंग पैनल के अंदर, ये सब। और ये आपकी 3D वायरिंग। तो ये तीनों काम हम लोग करते हैं। मैकेनिकल के अंदर पूरा HVAC जो मैंने दिखाया, प्लम्बिंग के अंदर पूरा प्लम्बिंग का काम, भाई क्या पंप लगेगा, कहाँ स्टोरेज टैंक आएगा, कितना बड़ा स्टोरेज टैंक आएगा, उसकी भी कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। और फिर एट द एंड में इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये 3 चीजें हम लोग रिवेट MEP के अंदर पूरा पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने में क्या आएगा, स्टार्टिंग में आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो कराया जाएगा। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे आप कोई अपनी बिल्डिंग ला सकते हैं, या यही जो बिल्डिंग मैं दूंगा उस पर भी कर सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग हो, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि उसमें करना क्या है। वही प्रोसेस जो होगा उसी को आप किसी भी बिल्डिंग में अप्लाई करके हीटिंग एंड कूलिंग लोड निकाल सकते हैं। और यहाँ तक ये भी पता कर सकते हैं कि कितने टन का AC आएगा। ये सब चीजें HVAC के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। रिजवान सर, ये सर एकदम क्लियर। जी जी जी, मजा आया तुमने। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी जैसा हो आप बता दीजिएगा मैम को। ठीक, तो ओके। लेक्चर आप ही लेंगे? हाँ हाँ, मैं ही लूँगा। ठीक, आप मतलब लखनऊ से हैं? जी जी, लखनऊ से हूँ जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत जी समझाने के लिए। मजा आया पढ़ने में। जी 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 जी, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक।